हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर के जुड़ चुका हूं। जो लोग पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं दोस्तों, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होंगी वो दी जाएंगी। दोस्तों, यहां पर आपको शानदार वीडियोस एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी को। सर, हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इकोनॉमी की एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज डिस्कशन जो है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। आज 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार की टेक्स्ट बुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी। सर, जिस डिस्कशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला चैप्टर जो है वो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 10th क्लास की एनसीईआरटी हमने डिस्कस करी। 11th क्लास में हम आते हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। पहला जो सबसे पहले हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी को पिक करा था जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का नाम था अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 9th क्लास की एनसीईआरटी में हम ये समझ पाए थे कि इकोनॉमिक होती क्या है, कैसे बनती है कोई भी अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने एक छोटे से हाइपोथेटिकल गांव स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को समझा था, जिसमें हमें ये समझ आया था कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत होती है। ग्रेजुअली हमने 10th क्लास के एनसीईआरटी को अप्रोच करा, जहां पर 10th क्लास की एनसीईआरटी हमको बताती थी कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो लिंक कैसे बना? सर, इकोनॉमिक्स को समझा पहले हमने कि क्या होती है, फिर हमने देखी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 10वीं कक्षा में हुआ। आज हम बात करने वाले थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये आर्थिक विकास भारत के अंदर कैसे हुआ। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उससे एक संध्या पूर्व यानी 14 अगस्त की शाम को भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। सर, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी और कैसे हमने उसे ग्रेजुअली इंप्रूव करना शुरू किया। इन सभी बातों को हम विस्तार से यहां पर समझने वाले हैं। सर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। आज जैसी हमको अर्थव्यवस्था दिखती है, जो हम अपने आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक बूम देखते हैं, या इकोनॉमिक संबंधित, अर्थव्यवस्था संबंधित जितनी भी गतिविधियां हमारे साथ हो रही हैं, ये ओवरनाइट नहीं बनी है। आज अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, आज आप भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस देखते हैं, आज आप भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखते हैं, सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट चीजें बनी हैं। सर, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। आज जो देश की इकोनॉमी है, आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, इसकी जड़ें जो हैं वो इतिहास में डूबी हुई हैं। खास तौर पर उस इतिहास में जो कि भारत 200 साल तक जिस समय को जी करके आया है, वो समय जब ब्रिटिश हुकूमत इस देश पर हुआ करती थी। सर, आज की अर्थव्यवस्था की जड़ें जो हैं उनकी शुरुआत करीब 200 साल तक रहे ब्रिटिश शासनकाल में है। वो समय जब इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries एंड इंडिया फाइनली गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो किस पर डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था इन अप्रोक्सीमेटली 200 सालों पर, 200 ईयर्स पर, जब भारत जो है वो अंग्रेज हुकूमत का गुलाम था। सर, 1947 से पहले देश के हालात क्या थे? अनडाउटेडली आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो सर इतना आपने जरूर सुना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य जब देश पर स्थापित था, वो इंडिया की कोई डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आए थे। सर, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर। सुना होगा आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। भारत में व्यापार करने के लिए
ब्रिटिश क्वीन की परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई। उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया क्योंकि यहाँ पर ट्रेड की नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। भारत जो है वो मसालों में नंबर 1 था, मिनरल्स में नंबर 1 था, तो वेस्टर्न देशों को काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया शुरू से लगता था कि यार भारत में जाकर के देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रेड करने आई हुई इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेजुअली अपनी आर्मी जो है वो फॉर्म करना शुरू करी। जब आर्मी हो गई तो इन्होंने अटैक करना शुरू करा देश के रूलर्स पर, जो राजे महाराजे थे, और अल्टीमेटली देखते देखते पूरे के पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद इन्होंने भारत की जो दुर्दशा की उसको समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि सर ब्रिटिश रूल कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग जो है वो रहा है। सर इन्होंने हम पर रूल किया और द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। सर औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका था। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या था? मास प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्शन बाय मासेस टू मास प्रोडक्शन। पहले क्या होता था? प्रोडक्शन बाय मासेस हुआ करती थी। मासेस यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। इससे जब हमने शिफ्ट करा मास प्रोडक्शन की, और मास प्रोडक्शन का क्या अर्थ था? सर मास प्रोडक्शन मेंट के बहुत बड़े नंबर में प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। दिस वाज द कन्वर्जन। पहले बहुत सारे लोग मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, अब बहुत कम लोग मिलकर के बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें मशीनरी दे दी थी, जिन मशीन्स की वजह से हम गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। मशीन्स की मदद से हम गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन क्या मशीन वॉज दी ओनली क्राइटेरिया? क्या सिर्फ मशीन ही हमें चाहिए थी किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए? सर जब फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही थी तो मास प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन मास प्रोडक्शन बड़े स्तर पर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही अमाउंट में रॉ मटेरियल भी जो है वो चाहिए था। सर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो देश के अंदर, भारत के अंदर रूल कर रही थी। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत थी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें मैसेज भेजा कि सर हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल जो है वो हमें भेजना शुरू करो, सो दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिजल्टेंट के रूप में जो उद्योग ब्रिटेन में चल रहे थे उनको मास प्रोडक्शन करने में कोई दिक्कत जो है वो ना आए। इस वजह से पहला पर्पस जो है वो ब्रिटिश रूल का भारत में क्या था कि सर यहां से रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाए, सो दैट ब्रिटिश की जो एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस था उसे रॉ मटेरियल की कोई भी कमी ना हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश रूल का सबसे पहला काम यह था कि सर आप चिंता ना करें, आपको रॉ मटेरियल की कमी कभी नहीं आएगी। क्यों? भारत में बहुत सारा रॉ मटेरियल है। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। सर अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले भारत अपनी अर्थव्यवस्था खुद चलाता था। चलते हैं एक बार कहां पे? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पर। सर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने एक छोटा सा गांव देखा था। इस गांव की विशेषता क्या थी? सर यहां पर फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के सारे संसाधन जो है वो गांव के अंदर से ही ले लिए जाते थे। फूड की जरूरत है, किसान है। क्लोथिंग की जरूरत है, लोग कपड़ा बुन रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं। शेल्टर की जरूरत है, कोई व्यक्ति जो है वो यहां पर लकड़ी से या बैम्बू से घर बना रहा है। तो आपकी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर या बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती थी। गांव के अंदर वैद्य जी होते थे, गांव के अंदर गुरुजी होते थे। तो आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब यहां से फुलफिल हो जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले भारत भी कुछ ऐसा ही था। भारत के लोगों की बहुत लिमिटेड जरूरतें थी। सर गाड़ियों वाड़ों की जरूरत नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर छुपाने के लिए छत। इसके अलावा लोग कुछ जेवर वेवर पहन लेते थे। छोटे छोटे उद्योग, हैंडीक्राफ्ट आदि जो है वो चल रहे थे। किसी को घर पे लगाने के लिए पेंटिंग चाहिए थी, किसी को कोई मेटल का सामान चाहिए था। ये सारी की सारी चीजें जो है वो भारत अपने डोमेस्टिक एरिया से ही प्रोड्यूस कर रहा था।
स्वतंत्र रूप से भारत जो है वो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था के रूप में डील कर रहा था। हमें किसी की जरूरत नहीं थी कि किसी दूसरे देश से हमें सामान लेना पड़े। सर, हमारी सारी जरूरतें हमारे देश के अंदर से पूरी हो रही थी, या फिर ऐसा कहें कि हमारी जरूरतें उतनी ही थी जितनी प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर पॉसिबल थी। लेकिन फिर उसके बाद आए यहां पर कौन? ब्रिटिशर्स, और उन्होंने इस इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सर, ब्रिटिशर्स के आने से पहले अनडाउटेडली आज भी अगर हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो अंग्रेजों के आने से पहले भी लोगों की आजीविका का, लोगों की लाइवलीहुड का सबसे मेन सोर्स था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले सिर्फ एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। सर, यहां पर अलग अलग टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी साइमल्टेनियसली हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से हमारा अर्थ ये था, किसी ने छोटी सी दुकान लगा रखी है, वहां पर वो कोई मेटल की चीज बना रहा है, किसी ने छोटी सी दुकान लगा रखी है, वहां पर वो ईंटें बना रहा है, किसी ने छोटी सी दुकान लगा रखी है, वो वहां पे कपड़े प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे उद्योगों से लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा जो है वो किया जा रहा था। और सबसे स्पेशल बात सर ये थी कि इन छोटी छोटी दुकानों पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उन्हें हाथ से बनाया जाता था, और इनको बनाने की जो क्वालिटी थी वो अनडाउटेडली दी बेस्ट थी। इस वजह से हिंदुस्तान के इन छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अंग्रेजों के आने से पहले जो प्रोडक्ट बनते थे सर, उनकी गुणवत्ता इतनी खास थी कि वो वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस में रेपुटेशन जो है वो एंजॉय करते थे। किस बात की? ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। शिल्प कौशल, किस तरीके से क्राफ्टमैन जो है वो यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यहां पर बनता था, इस बात का लोहा दुनिया मान चुकी थी कि भारत में बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो बहुत शानदार है। ध्यान रखिएगा सर, इंडिया की अभी तक की अपनी यूनिकनेस क्या थी? सर, हम एग्रीकल्चर करते थे, हम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते थे जहां से बेस्ट ऑफ द क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स को सबसे पहला काम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या साइन किया गया कि सर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो वर्क कर रही है, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अभी तक ये रॉ मटेरियल कौन यूज कर रहा था? अभी तक ये रॉ मटेरियल यूज कर रही थी ये हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया कि क्यों ना इन इंडस्ट्रीज को बंद किया जाए। सर, रॉ मटेरियल मान लीजिए कॉटन चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा बल जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिला। लोगों को फैशन सेंस आ रही थी, लोगों को अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने थे, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन जैसी चीजों की जरूरत थी। वो किसान जो भारत में खेती कर रहा था, जो गेहूं उगा रहा था, जो चावल उगा रहा था, उससे कहा गया नहीं, तुम कॉटन उगाओ, तुम इंडिगो उगाओ। कॉटन उगा के उससे कपड़ा बनेगा, इंडिगो उगा के उससे नील बनेगा जिससे कपड़ों को रंग किया जाएगा। ब्रिटिशर्स ने दो सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनकी मदद से रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा सकता था, कि जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल इंडिया की इंडस्ट्रीज ले रही हैं उन इंडस्ट्रीज को बंद कर दीजिए, वो रॉ मटेरियल हमारा। जिस जमीन पर हिंदुस्तान का किसान चावल उगा रहा है, धान उगा रहा है, उसे हटा दीजिए, वहां पे कॉटन उगवाइए, इंडिगो उगवाइए, वो कॉटन इंडिगो हमारा। और हमारी जो कमिटमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में या ब्रिटिश क्राउन के साथ में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने की, वो यहां से फुलफिल हो जाएगी। तो दो सेक्टर्स जिनको आते ही सबसे बुरे तरीके से प्रभावित किया गया वो थे क्या? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। सर, अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री या भारत के ये छोटे छोटे उद्योग कितने विशेष थे, इसका अंदाजा इन चीजों से लगाया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बंगाल, बंगाल में जो टेक्सटाइल, जो कपड़ा उद्योग था वो कितना शानदार था। मसलिन नाम का एक कॉटन टेक्सटाइल है जिसका ओरिजिन बंगाल में है, पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड प्लेसेस ऑफ ढाका। आज ये बांग्लादेश का पार्ट है, लेकिन उस समय पे पूरा का पूरा जो अखंड भारत था उसका हिस्सा था ये। ढाका जो है वहां पर बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का कॉटन, मसलिन कॉटन जिसे कहा जाता है, वो मिलता था, जिसे ढाकाई मसलिन भी कहा जाता था। इसकी वर्ल्ड वाइड फेम था, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था कि यार अगर कॉटन है, मलमल लेना है तो वो ढाका का लेना है। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड एज मलमल। मलमल का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल इतना हाथ लगाने में इतना फ्रेजाइल होता है। इसकी स्पेशलिटी को कैसे दर्शाया जाता था? ढाकाई मसलिन जो मलमल का कपड़ा था, खासतौर पे उस मलमल के कपड़े में भी जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी उसे कहा जाता था शाही मलमल या फिर मलमल खास।
विच वॉज वॉन बाय द रॉयलिटी। सर ये इतना स्पेशल था, इतना खास था कि इसको कौन पहनते थे? इसको पहनते थे रॉयल लोग, राजा महाराजाओं का लिबास होता था मलमल। इस प्रकार की रिच इंडस्ट्री हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर। ये प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड एक रेपुटेशन एंजॉय करते थे, बट ब्रिटिश पॉलिसीज हैड बॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश की सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में मौलिक परिवर्तन जो है वो लाया था। उनकी इन पॉलिसीज के कारण वो देश जिसका इंडिपेंडेंट तरीके से इकोनॉमी जो है वो रन करती थी, उसे इन्होंने बदल दिया रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में और कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के रूप में। सर अभी तक इंडिया के पास क्या था? इंडिया के पास एग्रीकल्चर था और इंडिया के पास स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जहां पर ये मखमल आदि या कोई और प्रोडक्ट जो है वो बनते थे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? सर सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को बंद कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री चलती है तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, तो यहां से इस इंडस्ट्री को अगर हम बंद करते हैं, ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स का। एग्रीकल्चर में जो लोग वीट राइस उगा रहे थे, उनसे कहा गया नहीं तुम वीट राइस मत उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, तुम जूट उगाओ, तुम इंडिगो उगाओ। इन सब चीजों को एज अ रॉ मटेरियल अगेन कौन यूज कर रहा था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स भारत से दो तरीके के फायदे जो है वो यहां पर ले रहे थे। पहला क्या था? इंडिया उनके लिए क्या था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था। कौन? भारत। इस रॉ मटेरियल को ले जाया जाता था ब्रिटेन। ब्रिटेन में इस रॉ मटेरियल से क्या होता था? सर इस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था, और इस फिनिश प्रोडक्ट का क्या करते थे? सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना उद्देश्य नहीं था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सर जब ब्रिटेन की इंडस्ट्री इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए भारत से रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा है, इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को कहीं पर सेल करने की भी जरूरत थी। ये बेचा कहां जाएगा? फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि चलो ठीक है, भारत से हम रॉ मटेरियल तो ले आए, लेकिन अब इस सामान को बना भी हमने लिया, इसको बेचे कहां पर? तो अगेन किसी ने बोला कि यार वाई टू वरी, इंडिया है ना। सर दूसरा बड़ा इस्तेमाल जो यूजेज इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, दैट वाज बायर के रूप में। सर अभी तक हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, अगर हमें कपड़े की जरूरत थी तो हमारे मोहल्ले में एक जुलाहा था जो कपड़ा बुनता था, एक दर्जी था जो उस बुने हुए कपड़े को पहनने लायक बनाता था, उसकी धोती कुर्ता बनाता था और हम उसको पहन लेते थे। इन्होंने पहले वो इंडस्ट्री बंद कर दी। अब हमें जरूरत थी कपड़ों की, तो इन्होंने कहा कि सर ये प्रोडक्ट, हम कपड़ा चाहिए, ये हम लेके आए ना तुम्हारे लिए, ब्रिटेन में बनी हुई टी शर्ट, ये पहनो ना। सर हमसे रॉ मटेरियल भी ले लिया और उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना करके हमें ही बेचना शुरू कर दिया। दैट वाज द फंडामेंटल चेंज दैट वाज ब्रॉट इन। जब देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आया, सर उसी के साथ में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया को दो तरीके से इस्तेमाल किया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। से कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ। वही चीज भारत के साथ की जा रही थी कि सर रॉ मटेरियल भी जो है वो आपसे लेंगे और वो रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड बनेगा वो भी आकर के आपको बेच देंगे। ये अपने आप में शुरुआत थी जिससे भारत की अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले की जो रिच इकोनॉमी थी उसको पूरे तरीके से शैटर किया जा रहा था। सर दो कोर सेक्टर्स थे हमारे जिनको निशाना बनाया गया। पहला क्या था? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था? इंडस्ट्री। हम विस्तार से जानेंगे, काफी लेंदी चैप्टर्स रहने वाले हैं सर। 11th ऑनवर्ड्स जो एनसीईआरटी है वो चैप्टर्स काफी लेंदी होने वाले हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हमको यहां समझने की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ वो शाम भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या कृषि क्षेत्र भारत में कैसा था?
सर इंडिया की इकोनॉमी दो चीजों पे चल रही थी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अगर हमको इंडियन इकोनॉमी की शेप या इंडियन इकोनॉमी कैसी थी वो देखना था तो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जो है वो फोकस करना था। पहले समझेंगे भारत का एग्रीकल्चर कैसा था। सर जिस दिन देश आजाद हुआ उस समय जो देश की हालत थी वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन होती थी। जब देश आजाद हुआ ब्रिटिश सरकार ने कैसे हमारी एग्रीकल्चर को बुरे तरीके से तबाह कर दिया था, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ आता था। इसका उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा, उनका क्या रिजल्टेंट था। सर आजादी के समय में हमारा एग्रीकल्चर पूरे तरीके से बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट हो चुका था। स्टैग्नेंट का अर्थ क्या होगा सर, पिछड़ेपन का शिकार था और साथ ही साथ एक ठहराव आ गया था। यानी कि अगर एक किसान की जमीन से साल भर में 100 किलो ग्रेन्स निकलते हैं तो वो उतने सालों से 100 किलो ही निकल रहे थे, उसमें कुछ भी बदलाव जो है वो नहीं आया था। सर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ऐसा क्या विशेषताएं थी आजादी के समय पे भारत के एग्रीकल्चर की? सर विशेषता कुछ नहीं थी, सब कमियां ही थी। सबसे पहली कमी थी लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देश के अंदर जो उत्पादकता थी, जो प्रोडक्टिविटी थी प्रोडक्ट्स की, उसको जब कंपेयर किया गया किसी दूसरे देश के साथ में, मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा भारत के अंदर 10 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है। सर इतने ही साइज का खेत जो है वो किसी दूसरे देश में हो सकता है 15 किलो वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हमारी सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कम थी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। दोस्तों वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कोई छोटा सा नुकसान भी जो है वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, उसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वल्नरेबिलिटी का यहां पर अर्थ क्या था कि सर एक तो हमारी प्रोडक्शन लो थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और लोग जो है वो बिल्कुल मार्जिन पर थे। मार्जिन का क्या अर्थ है कि सर ये लो प्रोडक्टिविटी, ऑलरेडी लो प्रोडक्टिविटी है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस में छोटा सा भी बदलाव आया तो ये लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि वल्नरेबिलिटी का अर्थ यहां पर यह था कि सर अगर रेन बहुत ज्यादा हो गई, नॉर्मल से हल्की सी भी ज्यादा रेन हो गई तो हमारा फसल जो है वो खराब हो जाएगी, और नॉर्मल से हल्की सी भी फसल रेन अगर कम हो गई तो भी हमारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। अगर ज्यादा होती है तो हम बाढ़ का शिकार हो जाएंगे, कम होती है तो हम सूखे का, ड्रॉट का शिकार हो जाएंगे। हम इतने वल्नरेबल थे कि छोटा सा बदलाव भी जो है वो हमें बहुत भारी पड़ सकता था। और उसके अलावा एक वेज थी बिटवीन ओनर्स ऑफ लैंड एंड टिलर्स ऑफ लैंड। सर जमीन के मालिक कोई और थे और उस पे खेत या उस पे हल कोई और चला रहा था। जमीन के मालिकों और जमीन को जोतने वालों में आपस में एक लड़ाई जो है वो चल रही थी। जो मालिक था वो कहता था कि सर प्रोड्यूस पे मेरा हक है क्योंकि जमीन मेरी है। जो उस पे मेहनत कर रहा था वो कहता कि हक मेरा है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो दोनों की आपस में संघर्ष जो है वो चल रहा था। और ये तीनों ही चीजें किसकी देन थी? सर ये तीनों ही चीजें जो है वो ब्रिटिश पॉलिसीज की देन थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस प्रकार की पॉलिसीज लाई कि जब वो इस देश को छोड़ करके गए, हमारा एग्रीकल्चर जो है, जो लंबे समय से इस देश को सस्टेन कर रहा था, वो आज संघर्ष करने को मजबूर था। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सर हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन में नहीं था। फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ऐसा क्या कर दिया सर, आगे हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ओवरव्यू अगर हम लेते हैं कि ऐसा क्या कर दिया सर ब्रिटिशर्स ने, आपके मन में भी सवाल आया होगा कि सर एकदम से ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा अच्छा भला चलने वाला एग्रीकल्चर जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो गया। सर सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स अंडर ब्रिटिश राज। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, अंग्रेजी हुकूमत भारत में आकर के जब वो राज करते थे वो हमारी जमीन का हमसे टैक्स लिया करते थे। ब्रिटिश राज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, आपने सुना होगा रेतवाड़ी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट। आपके खेत से कितना प्रोड्यूस निकल रहा है उसका कितना हिस्सा आपको देना होगा ब्रिटिश सरकार को, ये डिफाइन करते थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। सर जैसे आज हम टैक्स पे करते हैं ना अपनी इनकम पे, वैसे ही क्योंकि ब्रिटिश रूल था, वो सरकार चला रहे थे, वो रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की शुरुआत करी कि सर उस समय लोग अर्निंग जो है वो पैसे में ना करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही उनकी अर्निंग थी। तो उन्होंने कहा कि सर आपका जितना प्रोड्यूस होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको हमें देना होगा। समय समय पर ये परसेंटेज, ये जो रेट्स थे ये रिवाइज होते रहे। उद्देश्य ये था कि मेहनत किसान करे, जमीन किसान की हो, लेकिन उसका फल, उसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ले ले। फिर
फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का अर्थ यहां पर क्या था सर? एग्रीकल्चर में उन्हें मजबूर किया गया कि वो ऐसे उत्पादों की, ऐसे प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन करें जिन्हें कमर्शियल तरीके से बेचा जा सके। कहां पर? ब्रिटेन की मार्केट में एज अ रॉ मटेरियल। तो वीट और राइस की जरूरत नहीं थी ब्रिटेन को, उनके पास काफी था। उन्हें चाहिए था क्या? जूट। उन्हें चाहिए था कॉटन। उन्हें चाहिए था इंडिगो। तो मजबूर किया गया भारत के किसानों को कि सर इंडिगो उगाओ, सर जूट उगाओ, कॉटन उगाओ, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही तो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज काम करने वाली थी। ये दो मेजर फैक्टर्स थे। आगे हम समझेंगे क्या थे वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, किस तरीके से फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हुआ। सर एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, एनसीईआरटी के अंदर आपको इस तरीके का एक बॉक्स मिलेगा। एक फ्रेंच ट्रेवलर जिनका नाम बर्नियर था। बर्नियर का कहना है कि जब अंग्रेजी हुकूमत से पहले मैं भारत में आया 17th सेंचुरी बंगाल, तो उन्होंने कहा कि सर मेरी जानकारी के अनुसार वो छोटा सा बंगाल जो है, इट वॉज रिचर देन इजिप्ट। इजिप्ट से ज्यादा अमीर था वो छोटा सा बंगाल। ये एक फ्रेंच ट्रेवलर का कहना है। इट एक्सपोर्टेड इन अबंडेंस, ये बड़े मात्रा में दूसरे देशों को, दूसरे इलाकों को बेच रहे थे। क्या? कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर जैसी चीजें। यहां पर अपनी प्रोडक्शन के लिए एम्पल प्रोडक्शन जो है वो की जा रही थी, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे फाउल्स हो, डक्स हो, गीज हो। हर वो चीज जो यहां पर लोग कंज्यूम कर रहे थे उनके पास इतनी मात्रा में थी कि उनकी कंजम्पशन अपने आप बहुत कंफर्टेबली हो रही थी और बाकी बची हुई चीजों को ये दूसरे हिस्सों में बेच रहे थे। ये कब की बात है? प्री ब्रिटिश इंडिया की। इट हैज इमंस हर्ड्स ऑफ पिग्स एंड फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गोट, fish of every kind it has in profusion, from Raj Mahal to the sea in an endless number of canals, cut in bygone ages from Ganges by immense labor, navigation and irrigation. In short, उनका कहना यह था कि सर ब्रिटिश रूल के पहले जब 17th सेंचुरी में फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर भारत आए, उन्होंने जो खूबसूरत भारत की तस्वीर का वर्णन किया कि सर इस देश के पास सब कुछ है जो इन्हें चाहिए है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कॉटन हो, चाहे जूट हो, चाहे फूड आइटम्स हो, चाहे फिशेस हो, हर चीज में ये देश समृद्ध है। ये छोटा सा बंगाल ही जो है वो पूरे के पूरे इजिप्ट से ज्यादा अमीर था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो देखने को मिला प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा में। तो प्री ब्रिटिश एरा में हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था उसकी हमने झलक जो है वो इसमें देखी। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि जब देश आजाद हुआ उस समय क्या था, तो किस तरीके से सिस्टमैटिकली तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को, वो यहां हमें समझ में आया। सर नेक्स्ट था दूसरा मेजर जो कंट्रीब्यूटर था इंडियन इकोनॉमी का अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर अंग्रेजी सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो करना शुरू किया, हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करना शुरू किया। इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टर्म जो है ये डिस्क्राइब करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमारी इकोनॉमी को खत्म करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज का विनाश करना शुरू किया। इसका मतलब यह था डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स owing to discriminatory policies of British government, bleak growth of modern industry due to lack of investment opportunities. सर अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया? जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कैसे? सर हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या थी? लोग हाथ से सामान बुनते थे, हाथ से बनाया वो सामान नॉर्मली थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर एक प्रोडक्ट 20 रुपए में तैयार होता था तो इसके ऊपर वो इतना ही टैक्स लगा देते कि 20 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में 40 रुपए में बिके। सर आप एक कुर्ता लेने जाते थे, 20 रुपए का कुर्ता बनता था, लेकिन ब्रिटिश ने उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगा दिया, वो कुर्ता 40 रुपए में था। साइमल्टेनियसली उन्होंने अपने ब्रिटेन में बना हुआ कुर्ता यहां पर बेचना शुरू किया जिसका प्राइस सिर्फ 10 रुपए था। अनडाउटेडली सर हर व्यक्ति जो है वो 40 रुपए के बजाय 10 रुपए का कुर्ता खरीदना प्रेफर करता था। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगा करके, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को यूज करके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोकल है, इसमें कितना एफर्ट लग रहा है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप हमारा कपड़ा देखिए। अब अनडाउटेडली हाथ से बुना हुआ और मशीन से बुने हुए कपड़े में अंतर जरूर होगा।
इस तरीके से उन्होंने एक तो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म किया कि यार ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है ये मशीनरी के साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पसंद नहीं थी तो सर आप कुछ हेल्प कर देते कि इंडिया में भी मॉडर्न इंडस्ट्री लग जाती। जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्रूट आप ब्रिटेन में बैठ करके खा रहे थे, भारत को भी उसमें मदद कर देते। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड कि तुम्हें मॉडर्न इंडस्ट्री की जरूरत है, होगी, आई डोंट केयर। तो डबल प्रॉब्लम क्रिएट की गई भारत के लिए। पहला, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बंद किया, दूसरा क्या किया कि नई मॉडर्न इंडस्ट्री को यहां पर शुरू नहीं होने दिया। ये कहलाया क्या? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके पीछे टू फोल्ड मोटिव था। टू फोल्ड मोटिव जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खराब करो, मॉडर्न इंडस्ट्री यहां शुरू ना होने दो, सो दैट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जब बंद होगी उसका रॉ मटेरियल विदेश भेजा जाएगा। और क्योंकि अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नहीं है यहां पर, तो इंडियंस को भी तो गुड्स परचेज करने थे। पहले तो वो गुड्स भारत में ही बन जाते थे, हमने वो भारत में बनने वाले गुड्स के सोर्सेज ही बंद कर दिए। अब मजबूरी में भारतीयों को भी वही प्रोडक्ट लेना होगा जो ब्रिटेन से बन करके यहां पर आएगा। तो जो टू फोल्ड मोटिव था, पहला क्या था? इंडिया की रॉ मटेरियल वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर लिया। उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट बना कहां पर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन में, उसको भारत में बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों ये ओवरव्यू है, पूरे के पूरे डिस्कशन किस अराउंड रहने वाली है। इन डेप्थ हम समझेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज लाई जिससे एग्रीकल्चर खराब किया, कैसे इंडस्ट्रीज को खराब किया, और क्या दुर्दशा करी इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंटली रन कर रही थी इनके आने से पहले। बर्नियर ने अपने ट्रेवल अकाउंट में बताया कि कितना समृद्ध था भारत, उस समृद्ध भारत को कैसे इन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। काफी लंबी डिस्कशन हमारी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की डिस्कशन जो है वो 11th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।